डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, है ना। और एक कौन सा टॉपिक था आकाश? जयप्रकाश नारायण। देखो ध्यान से क्या है कि जयप्रकाश नारायण जो थे और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो थे, वो दोनों ने ही हमारे भारत में सामाजिक क्रांति से जुड़े हुए विचारों को प्रस्तुत किया था। इसीलिए जितने भी हमारे यहाँ इतिहासकार हुए हैं या जितने भी राजनीतिक व्यवस्था के जानकार हुए हैं, उन सभी लोगों ने जयप्रकाश नारायण और लोहिया के विचारों को लगभग साथ साथ पढ़ाई किया है। तो यदि हम लोहिया के विचार को समझ लेते हैं तो जयप्रकाश के विचारों को भी उनको समझने में सहूलियत होगा। लेकिन थोड़ा बहुत उनके कॉन्सेप्ट में अंतर है। अंतर क्या है कि लोहिया जो थे उनका जन्म हुआ था अयोध्या में, अकबरपुर में, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और उनका जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। तो दोनों के राज्यों में सामाजिक स्थिति में काफी अंतर है। अब देखिएगा अयोध्या जो है ना वो दिल्ली से सटा हुआ है, हमारा बिहार एकदम पिछड़ा हुआ ही माना जाता है। तो अयोध्या में क्या, यूपी में जो जातिवादी है ना, एक होता है ठाकुर, जिसको राजपूत हम लोग बोलते हैं, तो यूपी हरियाणा में ठाकुरवादी उसको बोलते हैं, ठाकुर सामंती टाइप की व्यवस्था बहुत ज्यादा था। और लोहिया भी पिछड़ी जाति के थे और जयप्रकाश नारायण भी पिछड़ी जाति के थे। तो दोनों में कुछ समानताएं भी, लेकिन कुछ विचार में उसका जो स्थानीय भौतिक परिवेश है उसका बस अंतर होता है। तो हमारे पास में क्या है दिया कि हम आज जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं राम मनोहर लोहिया के विचार। इन्होंने कुछ अलग अलग विचार नहीं दिया है, बल्कि एक ही दृष्टिकोण को अलग अलग डायमेंशन में क्लासिफाई करके पढ़ाने समझाने का प्रयास किया। ठीक है, तो हेडिंग दीजिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। इसमें पढ़ेंगे क्या, देखिए ध्यान से। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इनका परिचय, है ना। और परिचय में हम लोग पढ़ेंगे संक्षिप्त परिचय, क्योंकि ज़्यादा हमको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा हम समझेंगे भी नहीं से। परिचय के बाद में हम इसको पढ़ेंगे इनके दृष्टिकोण। इनके क्या पढ़ेंगे भानु? दृष्टिकोण, या इनके हम लोग विचार को पढ़ेंगे। ठीक है, विचार पढ़ने के बाद में इसका हम लोग इसी के साथ साथ में हम लोग केस स्टडी देखेंगे। क्या देखेंगे? केस स्टडी देखेंगे वर्तमान संदर्भ में, है ना, वर्तमान संदर्भ में। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसका निष्कर्ष देखेंगे। ठीक है, अब देखो तो परिचय में पढ़ते हैं क्या। देखो परिचय इसलिए पढ़ना पड़ता है ना ताकि हमें इनके माइंड का, इनको हम क्या कर सके, इनके माइंड का हम लोग मैपिंग कर सके। जैसे देखो हम आपको बता पाते हैं कोई भी टॉपिक या कोई भी सब्जेक्ट को डिस्कस कर लेते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है कि हम हर चीज़ों का अन्वेषण करना हमको शौक है, नई नई चीज़ों को पढ़ना, लोगों से मिलना जुलना, सीखना सिखाना, तो ये हमारी हॉबी भी है और हमको अच्छा भी लगता है। उसी प्रकार यदि किसी के दिमाग को अगर पढ़ लेंगे ना तो उसके अंदर का आप समझ आइएगा। सबसे पहले परिचय का डिस्कस क्या करते हैं कि इनके हम बर्थ की चर्चा करते हैं। क्या करते हैं? इनका हम लोग बर्थ की चर्चा करते हैं। अब देखिएगा कि इनका जन्म जो था, इनका जन्म हुआ था 23 मार्च 1910 ईस्वी को। ठीक है, अब देखो ये जन्म हो गया था इनका। अब क्या है कि इसका जन्म जो हुआ था वह जन्म हुआ था अकबरपुर। ठीक है, ये अकबरपुर कहाँ है? ये अकबरपुर अभी अयोध्या है ना, अयोध्या जनपद में है। अब देखो जैसे हमारे यहाँ जिला बोला जाता है ना, वैशाली जिला, पटना जिला, तो यूपी में जिला को जनपद बोला जाता है, जनपद भी कहते हैं और क्या बोलते हैं उसको, जिला भी कहते हैं। अब क्या है कि अयोध्या, अब जहाँ अकबरपुर पड़ता है ना गांव, अब इस अकबरपुर का जो गांव है अब ये हो गया है अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर। आप पढ़े होंगे कि यूपी में 75 जिला है, तो अभी कुछ दिन पहले यूपी के जो एरिया थे दिल्ली के साइड में ना, उसमें 3 जिला का गठन किया गया था, तो उसमें अम्बेडकर नगर भी एक जिला था। तो अम्बेडकर नगर वास्तव में क्या था, अकबरपुर इसको दे दिया गया है, लेकिन जन्म कहाँ? अयोध्या में हुआ था। ये तो अभी की घटना है ना, लेकिन जन्म तो अयोध्या में इसका हुआ था। अब समझो ध्यान से। अब देखिएगा कि किसी भी व्यक्ति का जन्म यदि किसी मास विशेष में होता है उसका प्रभाव पड़ता है। जिसका जन्म मार्च में हुआ रहता है ना, उसका हमेशा अंदर से प्रसन्नचित्त होता है। अब देखिएगा इस चीज को गौर कीजिएगा। जिसका बरसात में जन्म होता है जिस बच्चे का, वो हमेशा बीमारे रहता है। जिसका जून जुलाई में जन्म होता है, जून जुलाई और का जो महीना होता है ना, वो दिमाग से बहुत तेज बच्चा होता है, बचपन से मेधावी होता है। और जो जिनका कि जन्म फागुन, मार्च का तो फागुन का महीना, वसंत का महीना होता है, जिस बच्चे का जन्म बसंत में होता है ना, तो वो अंदर से काफी आंतरिक प्रतिभाशाली व्यक्ति होता है, कि जिनके प्रतिभा को उनके मरने के बाद लोग समाज समझता है। गांधी को कोई समझ पाया उसके जीते जी, उसके बाद ही ना लोग उनको समझा है। उसी प्रकार लोहिया का भी जब मृत्यु हो गया उसके बाद इनको लोग समझना किए है ना। तो ये हुआ था। अब देखो, अब सब समझो ध्यान से कि यदि 1910 में जब इसका जन्म हुआ था तो उसमें बचा रहा होगा, ये सिंपल सा बात है। इससे पहले बंगाल की घटना घटित हो चुकी हुई थी, है ना। और जब ये 4 साल कर रहे होंगे तो क्या घटित हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध घटित हो रखा हुआ था। अब सोचो
कि लगभग 4 साल का बच्चा इतना विवेकशील होता है कि उनको थोड़ा बहुत जानकारी हो जाती है आसपास के, उनको पानी पीना है कि क्या पीना है, और उसके घर के माहौल का भी असर पड़ता है। और देखोगे कि 1914 से लेकर के, है ना, 1947 तक बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन है, असहयोग आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है, स्वतंत्रता क्रांति है। यानी इनके जब ये अध्ययन कर रहे होते हैं तो इनके अध्ययन में क्या होता है, भारत में घटित हो रही स्वतंत्रता क्रांतियों का इन पर क्या पड़ता है, वैचारिक प्रभाव पड़ता है, सीखते हैं। दूसरी बात कि नाम से क्या है, अकबरपुर कैसा नाम होगा, मतलब मुसलमान लोग यहाँ जाओ ना, जो मुजफ्फरपुर में है ना, बोलते जिला बोलते हैं, वहाँ मुसलमान लोग बहुत ज्यादा है, उसका नाम डाल दिया गया। ठीक, तो अकबरपुर में मुसलमान लोग बहुत ज्यादा है, उसमें हिंदू भी रहते हैं, लेकिन उनकी संख्या के नाम पे इसका डाल दिया गया अकबरपुर। तो ये ऐसे गांव में पैदा हुए थे रिया, जहां पर हिंदू भी और जहां पर क्या है, मुस्लिम भी रह रहे हैं। तो अब इसको प्रभाव कैसे पड़ेगा, क्योंकि अकबरपुर जब अंग्रेज के समय में था तो हिंदू भी रहते थे साथ में मुस्लिम, यानी इस दोनों में क्या था, दोनों में सौहार्द था। ठीक, अब देखो, अब चूंकि अयोध्या में इनका जन्म हुआ था तो आपको पता होगा कि अयोध्या में क्या था, अभी क्या कौन सा मंदिर बन रहा है, राम मंदिर बन रहा है। उससे पहले कौन सा मंदिर था, मस्जिद था, बाबरी मस्जिद था। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे दोनों धर्मों के लिए दो बड़े बड़े क्या थे, तीर्थ स्थल के पूजा स्थल थे। क्या क्या था आकाश, समझो ध्यान से, एक तो बाबरी मस्जिद था, बीएम था, और हिंदू के लिए क्या था, राम मंदिर था, है ना, राम मंदिर था। अब देखो ध्यान से, यानी जब राम मनोहर लोहिया का जन्म एक ऐसे क्षेत्र में हुआ जब हमारे हिंदुस्तान में सामाजिक क्रांतियां हो रही थी, स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांतियां हो रही थी, इसका भी प्रभाव पड़ा, प्लस कि इनके आसपास में जो घटनाएं घटित हो रही थी हिंदू और मुस्लिम में, इसका भी इस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो जब इनके पास में सामाजिक क्रांति हुआ या राजनीतिक क्रांति होता है और जब धार्मिक क्रांति होता है तो सबका इस पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो इनकी जो शिक्षा दीक्षा होती है, इनके पिताजी एक ऐसे संस्थान से करवाते हैं जहां पर हिंदू बच्चे भी पढ़ते हैं, मुसलमान बच्चे भी पढ़ते हैं। इन्होंने चूंकि परिवार से है तो ओबीसी, समझ लो ध्यान से, ये ओबीसी कम्युनिटी के लोग थे। लोहिया जो होता है ना, ये ओबीसी में आता है उत्तर प्रदेश में, तो ओबीसी कम्युनिटी के लोग थे, लेकिन ये बनिया श्रेणी में आता है वहां पर। इनके पापा व्यापारी थे, उनका पैसा का दिक्कत था नहीं, तो इनको प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में ही दे करके इनको भेज दिया जाता है कलकत्ता। तो इनकी जो ग्रेजुएशन की डिग्री होती है, जब ये बीए करते हैं तो ये बीए करते हैं कहाँ से, कलकत्ता से, कलकत्ता कॉलेज से करते हैं। ठीक है, और इनका सब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट होता है पॉलिटिकल साइंस और प्लस हिस्ट्री। अब क्या है कि अभी हमको किसी एक विषय से बीए करना होता है, पहले क्या था कि आपको 2 विषय से बीए करना होता था। सब्सिडी इसको बोलते हैं ना, हम लोग सब्सिडी भी डाल दिए हैं, उस समय आपको दोनों जिसमें ज्यादा नंबर आता था आपको इसमें कहला दिया जाता था। तो लोहिया ने क्या किया, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा और क्या पढ़ा, इतिहास पढ़ा। यानी अब देखो तो आकाश, इसके दिमाग पर इतिहास में तो पढ़ना पड़ता है, उपनिषद पढ़ना पड़ता है, वेद पढ़ना पड़ता है। तो लोहिया के दिमाग को हमारे इतिहास की स्थानीय भारतीय सभ्यता संस्कृति के उपागम ने बहुत गहरा प्रभाव डाला। और पॉलिटिकल साइंस में क्या होता है कि हम लोग अपने विचारक को भी पढ़ते हैं और विदेशी विचारक को भी पढ़ते हैं। तो रूसो, कांट, प्लेटो जो भी इन्होंने पढ़ा था उनके विचार का भी क्या पड़ा, इसका प्रभाव पड़ा। सोचो, एक व्यक्ति के दिमाग में हिंदू विचारधारा है, मुसलमान विचारधारा है, भारतीय संस्कृति सभ्यता का क्या है, समावेश है, प्लस क्या, पॉलिटिकल थिंकर का समावेश है। भी नहीं चाहिए भाई थॉट को। सोचो कि एक माइंड में इन चारों का क्या होता है, रिवॉल्यूशन होता है, तो कितना मतलब बढ़िया विचार देंगे। बात समझ में आया। प्लस कि इन्होंने, चूंकि अब इनको डॉक्टर है तो एमबीबीएस नहीं किए हुए थे। होता क्या है कि यदि किसी व्यक्ति को डॉक्टरेट की उपाधि दे दी जाती है तो उसके नाम के पहले वो क्या लगा सकता है, डॉक्टर लगा सकता है। जैसे कि सचिन तेंदुलकर को मिल चुका है, मान तो दे दिया था डॉक्टरेट का। तो इनको क्या था, इन्होंने लंदन कॉलेज, लंदन से भी अपना क्या किया था, ये हायर स्टडी किया था। और लंदन के ही एक कॉलेज ने हायर स्टडी, और लंदन से ही इनको क्या हुआ था, इनको डॉक्टरेट की मानद उपाधि दिया गया था, मानद उपाधि। अब समझिए ध्यान से, लंदन इसको दिया है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि ये अपने समय में उस क्षेत्र में क्या थे, प्रतिष्ठित हो गए हुए होंगे। ठीक है, मतलब अच्छी बातें बोल करके ये समझ में आ गया। अब जरा अब खुद क्रिएट करो, सोचो चीज को कि कितना मतलब पावरफुल इसका माइंड होगा। ये चीजें नोट्स में थोड़े मिलता है इतना डिटेल में, आपको समझ में आ गया। तो ये चीजें जो थिंकर होता है वो हमारे पर्सनालिटी को भी क्या करता है, इनरिच करता है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। ये डॉक्टर फुक्टर सब चूंकि दिल्ली, इसका लंदन तक इसका पहुंचता, यूपी बिहार के बच्चे का दिल टूटता है तो लोग बोलते हैं आईएएस आईपीएस बनते हैं, और यूपी के बच्चा क्या करता है, थिंकर बन जाता है। समझ में आ गया, उस समय का ये बात था।
तो ये बैकग्राउंड समझ में आ गया। आपको परिचय में क्या लिखना है, अगर भूमिका में पूछेगा तो क्या लिखेंगे भानु, कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अपने समय के सबसे बड़े सामाजिक क्रांति के प्रणेता थे, जिन पर भारतीय सभ्यता, संस्कृति तथा पौराणिक वेदों का, उपनिषदों का गहरा प्रभाव था। साथ में ही इनके मस्तिष्क पर या इनके व्यवहार में पश्चिमी देशों के जो बड़े बड़े थिंकर थे, यथा रूसो, कांट, ब्लावत्स्की, इनके भी विचार के प्रभाव इनमें परिलक्षित होता है। तो जब इन्होंने अपने विचारधारा को प्रतिपादित किया तो राम मनोहर लोहिया के विचारधारा में उस समय तत्कालिक विश्व के वर्तमान परिस्थितियां, खास करके सामाजिक परिस्थितियों के विषय में इन्होंने अपना सामाजिक क्रांति का क्या दिया है, विचार दिया है, जिसे हम निम्न बिंदु में देख सकते हैं। भूमिका आपको अपने हिसाब से लिखना, आप अपना भाषा लिखना, अपना भाषा लिखना। समझ में आ गया, लिख लोगे भूमिका। ये मत लिखना जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इतना कहानी कथा नहीं बोलना जैसे तुम लिख करके आते हो, इसका जन्म यहाँ हुआ वहाँ, उसको नहीं लिखना है, टैगोर के जन्म पर। समझ में आ गया, ये हम समझाने के लिए आपको बताए। आगे बढ़े क्रांति। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अपने समाजवादी विचारधारा को जस्टिफाई करने के लिए क्या किया था आकाश, 7 क्रांतियां, ऐसे लिखेंगे इसको, 7 क्रांतियां का क्या दिया था, सूत्र दिया था। ठीक है, लिख लो। अब इसी को हमको एक्सप्लेन करना है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसा करके 7 तक पॉइंट बनाओ, लिखो। पहला भी लिख लीजिए, पुरुष महिला समानता पर बल, पुरुष महिला समानता पर बल। दूसरा में लिख लीजिए, रंग पर आधारित, रंग पर आधारित राजनीति, रंग पर आधारित राजनीति। तीसरा में लिख लीजिए, आर्थिक धार्मिक असमानता के विरुद्ध, आर्थिक धार्मिक असमानता के विरुद्ध संघर्ष। चौथा में लिख लीजिए, भारतीय परंपराओं पर आधारित ऊंच नीच की व्यवस्था का निराकरण। पांचवा में लिख लीजिए, दास्ता मतलब गुलामी, दास्ता अथवा गुलामी के भिन्न भिन्न रूपों का विरोध, पूंजी, अगला लिखो, छठा होगा, 7वां होगा, छठा, हाँ लिखो, पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था का, छठा में पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था को समतावादी आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तित करके समानता स्थापित करना। सातवां लिख लो, हथियार मतलब वही विपंस, बंदूक, गोली, तोप, हथियारों का अप्रसार तथा सत्याग्रह को प्रोत्साहन। अब यहां देखिए भानु, पहला पॉइंट क्या लिखवाए हैं, पुरुष महिला, ठीक, यही है, मेल फीमेल समानता पर बल। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखो, जिस समाज में या जिस दौर में राम मनोहर लोहिया क्या रह रहे थे और इन्होंने सामाजिक विचारधारा का प्रतिपादन किया था, उस समय आप देखे होंगे कि भारतीय समाज किसी न किसी कुरीति से लगा हुआ था। ठीक है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, पुरुष महिला समानता में क्या था कि यहाँ पर हमारा यह समाज है, तो हमारे समाज में 2 पहिए होते हैं, एक मेल का होता है, एक पुरुष का होता है। तो जो समाज हमारे बिहार का था, वही समाज उत्तर प्रदेश का था, कि हमारे समाज में जो पुरुष था ना, उस पुरुष को प्राथमिकता और प्रधानता दिया जाता था।
किसी भी परिवार के फैसले में, किसी भी सामाजिक फैसले में महिला के विचार को नहीं लिया जाता था। चाहे शादी करना हो, चाहे क्या किसी प्रकार का अनुष्ठान करना हो, या घर के लिए कुछ नए कार्यक्रम का आयोजन करना हो। तो लोहिया ने देखा कि हमारे समाज में महिलाओं को न तो पढ़ने दिया जाता है, न तो उनको कहीं बाहर निकलने दिया जाता है। पुरुष तो बाहर निकल के पढ़ भी लेते हैं। जरा सोचो, जब ये उस समय लंदन चले गए पढ़ने के लिए, कभी सुने हो कि बिहार इंडिया कोई औरत पढ़ने गई होगी उस समय में लंदन? किसी किताब में पढ़े हैं? अच्छे से परिवार की बच्ची लोग नहीं गई है पढ़ने के लिए। एक आध बात हो, अलग का बात है, लेकिन जितना जैसे नेहरू साहब बाहर पढ़े, जयप्रकाश नारायण बाहर पढ़े, लोहिया बाहर पढ़े, भाई यूपी अगर करता तो बाहर ना हो उसके लिए, लेकिन महिला को पढ़ने दिया गया। खुद टैगोर साहब गए बाहर पढ़ने के लिए, बहन को पढ़ने भेजा, उनके पापा ने नहीं भेजा। तो ये लोहिया साहब ने देखा कि हमारे समाज में जो महिलाएं हैं, महिलाएं सभी स्तर पर पुरुषों से क्या है, पिछड़ा हुआ है। और लोहिया ने वकालत किया। क्या वकालत किया? कि लोहिया ने कहा कि यदि समाज में, जिस भी समाज में पुरुष के साथ साथ यदि महिला कंधे से कंधा मिला करके नहीं चल पाती हैं, उस समाज का विकास नहीं होता है। ठीक है, तो उसने क्या किया, लोहिया ने स्त्री पुरुष समानता का क्या किया, बल दिया। देखो ये बल कहाँ कहाँ देता है, कैसे बल देते हैं। इनका कहना है कि सबसे पहला बताते हैं कि शिक्षा, इनका कहना है कि शिक्षा का जो अधिकार है ना, शिक्षा का अधिकार एंड उपलब्धता, ये क्या होना चाहिए आकाश, ये मेल के लिए भी होना चाहिए और फीमेल के लिए भी होना चाहिए। समानता कैसे लाएंगे, ठीक है, पहला। सेकेंड पॉइंट में कहा, राम लोहिया साहब कहते हैं कि रोजगार के भी दृष्टि से हमको क्या करना होगा, हमको महिला पुरुष को समान में लाना होगा। इन्होंने कहा कि हमको क्या करना होगा, रोजगार का अधिकार अनुपलब्धता किसको मिलना चाहिए, हमारे महिला को मिलना चाहिए, मतलब दोनों को मिलना चाहिए। फिर कहता है स्वास्थ्य का अधिकार और उपलब्धता किसको मिलना चाहिए, दोनों को बराबर मिलना चाहिए, समानता। ठीक है, अब देखो उसके बाद में क्या है, और सबसे बड़ी बात क्या है, विचार का अधिकार, विचार का अधिकार और उपलब्धता किसको मिलना चाहिए, महिला और फीमेल। देखिए यही चार चीजों को उन्होंने क्या किया था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने बताया कि हमारे समाज में समानता कब आएगा, जब महिला भी शिक्षित होगा और पुरुष भी शिक्षित होगा, तब समानता वहां पर आएगा। इसका एग्जाम्पल देखो, हम केस की बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल बताइए। आपके भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर लगभग महिला पुरुष बराबर है और वहां की इकोनॉमी भी काफी बढ़िया है? तो आप बोलिएगा केरला है, महाराष्ट्र है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है ना शहर, वो सब। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या होता है, वर्तमान समय में भारत के मेट्रो सिटी, जैसे कौन कौन, चंडीगढ़, दिल्ली, इसको लिखना होगा मीन्स में आपको, मुंबई, हैदराबाद और क्या क्या है, हाँ कलकत्ता, ठीक है। देखो ये चीजें हैं, यानी राम मनोहर लोहिया ने अपने समय में शिक्षा के लिए बोला सबको। अब देखते हैं ना कि एजुकेशन पा करके यदि आईआईटी हम भी किए हुए हैं और कोई हमारी कलीग है वो भी आईआईटी की हुई है और दोनों का सेम स्ट्रीम है, तो अगर कोई कंपनी हायर करता है तो पैकेज दोनों को क्या देता है, सेम देता है, कम तो नहीं देता है कि तुम महिला तुमको हम कम देंगे। तो लोहिया ने शिक्षा यानी महिला शिक्षा को बल कब दिया था, 1930-40 के आसपास में, लेकिन अभी वो एग्जीक्यूट है ना, इसके लिए सरकार ने क्या किया था, इसके लिए सरकार ने शिक्षा नीति भी लाया है ना। और यदि हम अपने बिहार की बात करें तो बिहार सरकार ने सभी सरकारी नियुक्तियों में महिला को आरक्षण दिया है, चाहे शिक्षा लेना हो चाहे हमको रोजगार लेना हो। तो ये सब चीजें भी हमको क्या करना है, वहां पर कोट करना होगा। सेकेंड में क्या कहता है, रोजगार में लोहिया का कहना है कि देखो हम तो गुलाम है ना, और हम गुलाम है, लेकिन हम अपने भारत की आधारिक संरचना को पुरुष और महिला का सतत विकास करके उनको रोजगार उपलब्ध करवा करके इनका हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिक डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का कहना है कि जिस प्रकार हमारे समाज में कुछ ऐसे उद्योग हैं जो केवल पुरुषों के लिए खोला गया हुआ है, बल्कि कुछ ऐसे उद्योग भी हैं होने चाहिए कि जो केवल महिला को क्या करे, जो महिला को प्रमोट करे, आगे बढ़ाए। तो इन्होंने क्या किया था, बेसिकली चूंकि इनका प्रभाव था विदेशी, तो ये उद्योग को काफी पसंद करते थे, प्रेम करते थे। तो इन्होंने क्या कहा रिया, इनका कहना था क्या कि महिला आधारित क्या होगा, महिला आधारित उद्योग संरचना विकास पर क्या किया था, संरचना विकास पर इन्होंने बल दिया था। ठीक है, अपने विचार में इन्होंने कहा है कि हमारे समाज में यदि महिला को हम क्या करें, महिला को हम ऐसे उद्योग का स्थापना करवा जो केवल महिला ही काम करे, तो मेरा समाज क्या होगा, मेरा समाज डेवलप होगा।
यही क्रांति, पहला क्रांति समानता का हो गया। अब देखो इसका एग्जाम्पल देखो क्या होता है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताओ। कुछ ऐसे उद्योग हैं जिसमें कि केवल महिला ही काम करती है, पुरुष काम नहीं करता है। देखो ये दिया कब 30-40 में एग्जीक्यूट, अभी हम उसमें तो कुछ अंग्रेज के गुलाम थे ना, तो अंग्रेज क्या करता, आज़ादी के बाद का हम सोचेंगे। तो आज़ादी के बाद हमारे पास इतना पैसा नहीं था भानु कि हम सबके लिए अलग योजना बनाए, लेकिन अब सरकार के पास, अब तो जीडीपी देखते हो 5वां बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन गए, पैसा की कमी तो है नहीं भारत में। तो अब सरकार महिला को फोकस करते हुए योजना बना रहा है। एग्जाम्पल देखो क्या, इसके अलग क्या है। भारत सरकार ने जब वंदे भारत ट्रेन का शुरुआत किया था, वंदे भारत ट्रेन का शुरुआत किया था, तो कुछ ट्रेन क्या किया था, मुंबई से नागपुर जो चला था उसमें केवल महिला पायलट थी ना, और उसमें फिक्स कर दिया कि इस रूट में जो ट्रेन चलेंगे क्या होगा, महिला ही इसको चलाएंगे। पहला हो गया। दूसरा देखो, एक गो एयर नाम की एयरवे कंपनी है, पढ़े हो ना, इंडिगो नहीं गो एयर। गो एयर में पेपर पढ़े हुए है कि गो एयर का जो भी इंप्लॉय होगा, पायलट से लेकर के होस्टेस तक, सब कौन होगा, सब फीमेल होगा। आरक्षित कर दिया है कि हम किसको काम देंगे, खाली महिला को ही काम देंगे, पुरुष तो इंपावर है ये है, महिला को हम लोग वर्क देंगे। तो ये कहा कि रोजगार भी क्या होना चाहिए, रोजगार भी हमारे पास में महिला उन्मुख होना चाहिए, तब ना समानता आएगा। आज देखते हो जो महिला कमाती है, हमारे यहाँ हिंसा क्यों होता है, घरेलू हिंसा क्यों होता है बिहार में, क्योंकि महिलाएं जो होती है ना, महिलाएं पुरुषों की आमदनी का मुंह देखती है कि हमको 2 पैसा कमा करके देगा तो खाना हम भी बनाएंगे, बाल बच्चों को भी खाना खिलाएंगे। लेकिन और वो प्रताड़ना सहती है, पुरुष का हिंसा सहती है, पुरुष का बात सहती है, पुरुष का ताना सहती है। महिला क्यों इतना मजबूत बोला जाता है, ये महिला बहुत मजबूत होती है क्योंकि वो जन्म से लेकर के अपने मृत्यु तक क्या करती है, सहती ही रहती है। लेकिन देखियो जो महिला काम करती है सो पति का सुनता है। आपके सामने केस है ना ज्योति मौर्य का, यूपी में, एक समाज का भी परिवेश होता है ना। तो इस चीज को लोहिया ने प्रतिकार किया, बोला कि उनको भी जीने का समानता दो, उनको भी अपने चीजों को चुनने का समानता दो। अब देखेंगे कि ये जो समानता की बात करता है, तो समानता हर क्षेत्र में होना चाहिए, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता, हर प्रकार की समानता। आप पढ़े होंगे कि अभी इलेक्शन हुआ था कुछ साल पहले बिहार में विधानसभा का, कितनी सीटें हैं बिहार में विधानसभा का, 243 सीटें हैं, उसमें से केवल 28 फीमेल विधायक। जरा बताइए तो बानू, 243 बोले हो ना, 243 में हम मान लेते हैं कि 244 सीट होता है, इसका आधा कितना होगा, 122 होगा ना। तो समानता यही ना हुआ कि जब विधानमंडल में जब बैठे ना तो महिला दिखाई दे, हमको पुरुष के बराबर दिखाई दे, लेकिन सीट लगा हुआ आपको सीट कितना दिखाई देता है, 28। और यहाँ तक कि हम संसद का भी यही स्थिति है, संसद में क्या महिला सांसद को दिखाई देती है, नहीं दिखाई देगी ना। सोचो कि किसी भी महिला पर यदि कोई विशेष कानून बनाया जाता है तो ये 28 महिला को कौन दबा देगा, दबा देता है। अब देखे होंगे कि 2013 या 11 में निर्भया केस हुआ था ना, कितना वो कानून अभी तक एग्जीक्यूट हुआ है। एक विशाखा गाइडलाइन ला दिया गया हुआ। महिला का डिमांड था कि यदि कोई पुरुष लड़की का रेप करते हुए साबित कर दिया जाए तो उसको तुरंत इंस्टेंटली फांसी दिया जाए 7 दिन के अंदर में। देखो इतना लंबा केस चला कि 2-3 लोग जेल में मर गए, उसके बाद वो आजाद कर दिया गया। तो समाज सरकार ने क्या, किसी को फांसी हुआ, उसमें छोड़ दिया गया। कारण क्या है कि यदि महिला पर केंद्रित किसी भी अपराध के लिए जब तक महिला कानून नहीं बनाएगी तब तक हमारा समाज विकास कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो लोहिया का कहना था, क्योंकि जब इसका जो मृत्यु होता है ना 1962 में होता है, तो उस समय इसका विवेक उठाता कानून किया हुआ। तो इस समय क्या होता है, तो आजादी के बाद का घटना है ना। तो लोहिया का कहना था कि हम अपने, अब तो अंग्रेज से थोड़ी ना मांग पाएगा, लेकिन एक बात तो रख ही सकता है अपना। उनका कहता है कि महिला का भी तुम क्या करो, उत्थान करो। और सबसे बड़ा दोगला कौन है, हमारे इतिहासकार हैं। बताइए तो भानु, ऐसा प्रतीत होगा कि खाली पुरुष लड़ा होगा अंग्रेज से, महिला नहीं लड़ी होगी? बहुत लड़ी महिला है। झांसी की रानी लड़ी थी अपने साम्राज्य को बचाने के लिए, और उसको हम लोग क्या तमगा देते हैं, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बेगम हजरत महल लखनऊ की किसके लिए लड़ी थी, अपने लिए। हम लोग क्या बोलते हैं, संताली क्रांति में योगदान दिया, महिला योगदान दिया। किसी किताब में पढ़े हैं कि तारा रानी गोली खा के मर गई हमारे छपरा में। तो लोहिया ने सबसे पहला काम क्या करता है, उसी प्रकार स्वास्थ्य का है और विचार का है। अब देखो स्वास्थ्य का बात बताते हैं। पुरुष को कुछ होता है तो तुरंत कहाँ भागता है, डॉक्टर के पास। बाप में बोलता नहीं बेटा चलो दवा लियो। महिला को कुछ होता है बुखार, तो दुनिया में सबसे अगर कोई निस्वार्थ व्यक्ति होता है ना, वो होती है माँ। बहुत बोलती है, आजकल फेसबुक पर चलता है, देखते हैं कभी कभी लड़का का नया शादी होता है तो बगल में फोटो डालेगा लड़की का, अपनी पत्नी का, बोलता है माई वाइफ इज माई लाइफ, है ना। और लिखता है क्या, माई बेटर हाफ, तुम नहीं होती तो हमारा जीवन मतलब रेगिस्तान बना रहता।
जो भी लिख देते हैं वहां पर। कभी पत्नी को बोल के देखना, आपको बहुत ज्यादा भूख लगी हो और पत्नी को बुखार लगा हो, तो शायद ही कोई पत्नी होगी जो उठ करके खाना बना के आपको देगी, बोलेगी ऑर्डर करना लीजिए। और खास करके बीपीएससी में सिलेक्ट लड़की तो और नहीं बनाएगी, बोलेगी जोमेटो स्विगी से ऑर्डर हम दे देते हैं। कभी सुने हैं आपको भूख लगा हुआ हो और आपकी माँ को बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो, बुखार लगा हो, बोलते अगर माँ जरा रोटी बना के दे दो, भूख लगा हुआ, कभी मना की है? किसी की भी माँ हो नहीं मना करती है। तो हम लोग उस माँ को नहीं प्रेम करते हैं, बल्कि वैलेंटाइन डे मनाते हैं किसके लिए? गर्लफ्रेंड के लिए, बॉयफ्रेंड के लिए मनाते हैं। तो ये हमारे समाज का दोगलापन है, जो जिस पर लोहिया ने क्या किया है? कुठाराघात किया है। और इसके लिए कहीं ना कहीं दोषी हम पुरुष समाज भी हैं, क्योंकि हमारे समाज में हमारी बहन है, हमारी माताएं हैं, हमारी अन्य स्त्रियां हैं। तो यदि हम पढ़े लिखे हैं तो हमारा दायित्व बनता है भानु कि उनको हम समाज की मुख्य धारा में लेकर के आए। हमारी सरकार का दायित्व बनता है कि महिलाओं को प्रोटेक्शन दे, सुरक्षा दे। लेकिन सुरक्षा के लिए बाधक कौन होता है? हम आप बाधक होते हैं। आप लोग तो 10 बजे रात में घूमिएगा, कोई टेंशन रहेगा? लड़की सोचती है कि हम घूमे, अकेले नहीं घूमते। क्यों? क्योंकि समाज में हमारे आपके जैसे गधे लोग भरे भरे घूमेगा तो टीचिंग करेगा, परेशान करेगा। तो दुगलापन तो हम लोगों को समाज में भी है। तो इन्होंने कहा, लोहिया ने कहा कि समानता महिला को हर जगह देंगे, और महिला जब उत्थान होगी ना, तब ना 7 क्रांति होगा, तब ना हम क्या करेंगे? विकास करेंगे। समझ में आ गया? ऐसे ही क्या है? विचार का। अब रहा विचार का। भाई तुम्हारा शादी होता है तो तुम पूछते, पापा को बोलते हैं, पापा ये लड़की का थोड़ा सा नाक टेढ़ा लग रहा है, इसका देखिए ना बाल कर्ली है, मतलब लड़की लगती है मतलब टिशनबाजी वाली, तो बढ़िया लड़की ढूंढ के लाइए। पापा लाते हैं। लड़की का शादी होता था से 10-15 साल पहले, पूछता था घर वाला, सीधे क्या करता था? उसको मरवा पर ही लॉन्च कर, मरवा समझते हैं ना उसको, तो क्या बोलते हैं? मरवा ही बोला। हाँ, मरवा ही बोलते हैं उसको। सीधे कहाँ लॉन्च कर दिया जाता था मरवा पर। और उसी समय लड़की क्या करती थी? लड़की दूल्हा को देखती थी। लड़की का एज होता था 13 साल, लड़का का एज कितना होता था? 40 साल 50। और लड़की मजबूरी में घूट पीती थी जहर का, कि कैसे हम प्रतिरोध करें, समाज हमारे बाप माँ को बोल करके खत्म करे कि तुम्हारी बेटी ऐसी है वैसी है। तो लड़की क्यों अपना तिलाक दे दे, लड़का क्यों नहीं दे? तो ये जो बदमाशी है, लोहिया ने क्या किया है? समाज को तो बुरा ही बोला है, साथ साथ में सभी पुरुष वर्ग को भी चेतावनी दिया है कि समानता लाना केवल सरकार का काम नहीं है। मानो किसका काम है? समाज में जिसकी संख्या अधिक है उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो पिछड़े हुए लोग हैं या पिछड़ी हुई अवस्था में कोई जाति है या कोई लिंग है, उसको उठा के तुम क्या लाओ? मुख्य धारा में लेकर के। क्लियर हो गया? चलो, समझ में आया रिया? देखो, पढ़ाई को ना इंटरलिंक करो, अपने आप से सोच करके देखो, तब अच्छा आंसर लिख पाओगे, है ना? चलो अगला क्या है भानु? सेकंड क्या लिखवाए थे? सेकंड पॉइंट। हाँ, रंग पर क्या? हाँ, आधारित। देखो, अब इन्होंने क्या नहीं लिखवाए थे? विरोध नहीं लिखवाए थे? विरोध लिख लीजिए। रंग पर रंग का मतलब क्या होता है? रेस, है ना? और इसको हम वर्तमान समय में ना जाति भी के रूप में थोड़ा सा मतलब संदर्भित कर सकते हैं। देखो ध्यान से, लोहिया का कहना है कि हमारा हिंदुस्तान जो है विश्व का पहला गणतंत्र देश था। हमारे यहाँ प्रणाली थी, लोकतंत्र प्रणाली थी, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि हम अपने गौरव को भूल गए। ठीक है रिया? तो उन्होंने कहा कि हमारे हिंदुस्तान में जब चुनाव हुआ, जब सोचो कि संविधान सभा का जब गठन किया गया था, कब किया गया था? किया गया था। उस समय में कई आपको ओबीसी एससी के लोग मिले होंगे, उसमें बताओ मिले हैं? सब तुमको कौन मिलेगा? सब मजबूत परिवार के बेटा गया होगा वहां पर, जिसको हम लोग बोलते हैं बिहार के पिताजी निर्माणकर्ता सीताराम सिन्हा, वो बहुत बड़े जमींदार के पुत्र हैं। बाईकास्ट ये थे, लाला जी थे। तो जितना भी वहां मेंबर था दिया, सब क्या था? सब टॉप क्लास के पिता का टॉप लेवल का व्यक्ति था वहां पर। तो आखिर हम जो चयन करते हैं ना, तो हमारे चयन करने में भी क्या है? डिफेक्ट है। तो डिफेक्ट इसलिए है कि लोहिया का कहना है कि हम जब चयन किसी का करते हैं उस समय भी और अभी भी को हम किसी व्यक्ति के जाति से प्रभावित होकर उनका हम चयन करते हैं। एग्जाम्पल देखो, मोकामा मनोहर सिंह का नाम सुने हैं आप लोग? खाली भूमिहारे मोकामा भरा पड़ा हुआ है। हाँ, संख्या उनकी अधिक, वहां तो और जाति भी लोग रहते हैं, लेकिन इतना ज्यादा राजनीति में दबंगई किया जाता है किसी जाति विशेष के द्वारा कि आम लोग भी और दूसरे जाति के लोग भी क्या होते हैं? उससे प्रभावित हो जाते हैं।
चाहे वो मतलब उनके बात से प्रभावित हो या उनसे उनके बल या हथियार से प्रभावित हो, दो चीज होता है। तो लोहिया ने क्या कहा था, लोहिया ने कहा था कि रंग आधारित जाति नहीं होनी चाहिए, यानी यदि लोकतंत्र है, हमको चुनने का अधिकार दिया जा रहा है भानु, हम निष्पक्ष होकर के क्या करेंगे, अपने लिए जनता का लोक प्रतिनिधि का चयन करेंगे। तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि हमको क्या दे दो, हमको तुम इस राजनीति को समाप्त ही कर दिया जाए। इनका सबसे बड़ा वही रोष था, कब, जब 1946 में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का जब गठन किया गया था, तब इसका इन्होंने क्या कहा था, इसका उदाहरण दिया था, आलोचना किया था कि इस जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में सभी क्या है, अधिकांश लोग सवर्ण है। इसका मतलब कि सवर्णों की वहां बोलबाला है, तो सवर्ण यदि वहां पर रहेंगे तो जो पिछड़ी जाति के लोग हैं या जो दलित है, उनके लिए कोई कल्याण बनाएगा। देखो कि जब इलेक्शन होता है, अब केस की हम बात करते हैं अपने बिहार में ही, हमारे बिहार की बात देखिए, जब इलेक्शन होता है तो जो भूमिहार या सवर्ण लोग होते हैं, मुसहर के यहाँ खाना खाता है ना, खाता है, इलेक्शन के समय खाता है, जब कंपनी करता है तब खाता है। इलेक्शन जीतने के बाद खाना तो दूर की बात है, उससे मिलना पसंद नहीं करता है। फिर आपको 5 साल के बाद है वो आपको क्या करेगा, दर्शन देगा। तो इनका कहना है कि राजनीति में भी है ना, राजनीति में भी यदि इसका समागम हो रहा है तो हमको क्या कर, हमको इसका विरोध करना चाहिए। इसका विरोध कौन करेगा, सरकार थोड़े करेगा, पॉलिटिकल पार्टी थोड़े करेगा, जनता को करना होगा। तो देखोगे जितनी भी सामाजिक क्रांतियां हुई है ना, चाहे इनका हो या फिर जयप्रकाश का हो, वो किससे प्रेरित है, लोगों से। लेनिन ने कहा था ना, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, जब अब्राहम लिंकन ने कि जनता का सरकार, जनता के लिए जनता के द्वारा होना चाहिए ना, बोलता है, तो उन्हीं का संदर्भ लेते हैं लोहिया। इनका कहना है कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है भानु, तो जनता निभाता है। तो जनता को कभी भी जात के आधार पर वोट नहीं देना चाहिए। और हमारे बिहार में देखते हैं, यदि आप यादव में पैदा हुए होते हैं तो लिखा जाता है कि किसको वोट जाएगा, एक परिवार को जाएगा। यदि आप पासवान में पैदा होते तो किसको वोट जाएगा, लिखा रहता है। यदि जनरल पैदा होता तो कहाँ वोट जाएगा, लिखा रहता है सब चीज का। तो ये मानसिकता हमको क्या करना है, हमको चेंज करना है। मानसिकता आएगा कैसे, तो एजुकेशन से आएगा। एजुकेशन का भी हम बात करेंगे आगे। चौथा पॉइंट क्या लिखा, तीसरा क्या लिखवाया है, धार्मिक असमानता। इसके विरुद्ध क्या होना चाहिए, संघर्ष। अब देखो यहां पे एक चीज समझिएगा ध्यान से, वास्तव में यह जो पॉइंट है ना, आर्थिक और धार्मिक असमानता, सॉरी हाँ ठीक, इसको बताओ, आर्थिक और धार्मिक, ये जो दो शब्द होते हैं ना, ये दो शब्द जो होता है समतावादी विचारधारा को प्रभावित करता, मतलब से प्रेरित है, समतावादी विचारधारा। अब समतावादी का मतलब क्या होता है भानु, कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें कि किसी प्रकार का भेदभाव न हो, किसी भी स्तर पर, लिंग पर भेद न हो, जाति पर भेद न हो, कि मतलब सब बराबर हो। यदि तुम ब्राह्मण हो और हम अगर डोम है तो हम साथ बैठ के खाएंगे, साथ बैठ के सोएंगे, साथ बैठ के नहाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि क्या है, तुम कम पढ़े लिखे लोग, हम पीएचडी स्कॉलर हैं, तो हम तुमको एहसास नहीं होता कि तुम कम पढ़े लिखे लोग हो, एकदम बराबर का क्या मामला रखेंगे। इसको बोलते हैं क्या, समतावादी। तो रामन और लोहिया ने जो आर्थिक और धार्मिक असमानता के विरुद्ध संघर्ष की जो बात कही है कि हम उसका विरोध करेंगे, तो वास्तव में ये समतावादी विचारधारा से प्रेरित है। यानी वो समतावादी सरकार और समतावादी व्यवस्था को स्थापित करना चाहता था। कैसे स्थापित करेगा, इन्होंने कहा कि हमारे समाज में जो आर्थिक असमानता है भानु, क्या है, आर्थिक असमानता है, उसको क्या किया जाए, उसको दूर किया जाए या समाप्त किया जाए। अब देखो ये आर्थिक असमानता क्या होता है। अब देखिएगा कि 1940-50 के आसपास में जो जमीन का रकबा था किसके पास में था, पैसा वाला लोग, आर्थिक लोग से मजबूत तो किसको माना जाता था, जिसके दरवाजे पर बैल हुआ करता था, बैलगाड़ी। उस समय की बात बताते हैं, जैसे हमें क्या होता था, मतलब ये बैलगाड़ी होता था, अपना चापाकल हुआ करता था, कुआं होता था और जमीन तो हुआ था, उसको बोलते थे क्या, मतलब धनी आदमी। और गरीब कौन होता था, जिसके पास कुछ नहीं रहता होगा। तो लोहिया ने कहा रिया कि आर्थिक समानता तुम स्थापित, तब तुम सामाजिक क्रांति लाओगे, समाजवादी विचारधारा के बीच में आओगे। तो उनका कहना था कि जिसके पास अधिक जमीन है वो अपने जमीन को क्या करे, स्वेच्छा से या तो दान कर दे या क्या करे, या कोई ऐसा व्यवस्था बनाए कि उस जमीन का समुचित बंटवारा हो। क्यों, क्योंकि भूमि जो होता है किसी व्यक्ति का नहीं हो सकता है, बल्कि भूमि किसका है, भूमि प्रकृति का है। तो उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधन का समुचित बंटवारा करना ही क्या होता है, उसी के माध्यम से हम लोग लोक कल्याणकारी शासन व्यवस्था को स्थापित कर सकते हैं,
जिसको कि बाद में डीपीएस में जोड़ा गया था हमारे संविधान में। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बेसिकली लैंड के लिए क्या कहा, लैंड का मतलब क्या होता है, भूमि के लिए भूमि का विकेंद्रीकरण का बात कहा, विकेंद्रीकरण का बात कहा। आप पढ़े होंगे कि बिहार पहला ऐसा राज्य है जिसने कि 1951 में भूमि सुधार अधिनियम विधानसभा में क्या किया था, लाया था, लेकिन पारित नहीं हुआ। क्यों नहीं पारित हुआ? उसमें लिखा हुआ था भानु कि जिसके पास भी जमीन है ना, उससे जमीन सरकार ले लेगी और गरीबों और ओबीसी को दान कर देगा। तो जमीन बिहार में किसके पास में है, भूमिहार के पास में है, सवर्णों के पास में है। और उस समय विधानसभा में कौन था 1951 में, वही लोग था, तो पास हुआ। आज तक विधानसभा के वहां पर देश में जाइएगा, उसका नहीं क्या उसको बोलते हैं, कौन सा खाना बोलते हैं जी, रिकॉर्ड रूम, अभी तक वहां पर रखा हुआ है, नहीं पास होने दिया गया। तो बेसिकली ये आर्थिक असमानता जमीन को लेकर ही करते, चूंकि उस समय तुम गुलाम थे ना, अपनी देखा ना व्यवस्था कि भाई जो मतलब नील का आंदोलन देखिए लिया था, ये जापान का सत्याग्रह हो ही गया हुआ था, खेरा आंदोलन पढ़वे किए थे ये लोग, जितना व्यवस्था था किसान विरोध जो किया था हमारे यहाँ, वो इसी भूमि से जुड़ा हुआ के कारण से किया था इन्होंने। ठीक है, एक क्या था धार्मिक असमानता। देखो धार्मिक लिस्ट ने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, क्योंकि पढ़े लिखे लोग थे, चीजों को लॉजिकली समझते थे रिया, तो राम मनोहर लोहिया ने धर्म के आडंबर पर क्या किया, कुठाराघात किया। इन्होंने कहा कि धर्म जो है हमारे पिछड़ापन का सबसे बड़ा कारण है, और विशेषकर समाज में या भारत के पिछड़ी जाति के लिए धर्म जो है और धार्मिक व्यवस्था है वो क्या है, पिछड़ी हुई अवस्था का सबसे बड़ा मूल कारण है। कारण क्या होता है, देखो कि यदि इनका कहना है कि कोई भी पिछड़ी जाति का लोग या हमारे समाज के जो बैकवर्ड लोग हैं, अगर वो पैसा कमाते हैं तो उनसे कहा जाता है सवर्णों के द्वारा कि तुम पैसा को क्या करो, दान करो, तब तुमको क्या होगा, बहुत तरक्की मिलेगा। तो केवल धर्म के आधार पर ठीक है, संपत्ति का दान तो समझ में आता है, लेकिन इसमें महिला के दान को भी क्या किया था, धर्म ने जोड़ दिया था। जो कन्यादान हम लोग सुनते हैं ना, बहुत गर्व से बोला जाता है क्या कि हम अपनी बेटी का कन्यादान करेंगे, लोग मतलब लाइन लगा कर आता है कि फूफा कि हम करेंगे, मामा बोलते हैं कि हम करेंगे। वो सबसे खराब कॉन्सेप्ट होता है लोहिया समझते थे इस चीज को। तो इन्होंने क्या कहा कि जब तक धार्मिक कर्मकांड पर हम कुठाराघात नहीं करेंगे तो हमारे समाज में क्रांतियां नहीं होंगी।